डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा करी गई? तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत कर लीजिएगा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और भैया यहां से प्रश्न करेगा आपसे, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए? तो कर लीजिएगा, कौन हो जाएंगे? कोई बताएगा? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन होंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को, शेखावत को पर्यटन सांसद हो जाएंगे जोधपुर से। ये कहां से सांसद होंगे? तो कर लीजिएगा, जोधपुर से सांसद होंगे। जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को ध्यान रखिएगा पर्यटन मंत्री बनाया गया और इन्होंने अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत कर दी। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में पूछेगा, लिखेगा इसकी शुरुआत, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है? सन 2015। सन 2015 के अंदर। कब होती है? सन 2015 के अंदर होती है। समझिए, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है? सन 2015 को होती है। ठीक है। अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? सन 2024 के अंदर लॉन्च किया गया। फर्क समझिए ना थोड़ा, अब क्लियर है? नोट करिएगा। आगे बढ़ जाए। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन ये किस मंत्रालय द्वारा करा गया? ध्यान रखिएगा, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। और भैया प्रश्न करेगा आपसे, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के रिसेंटली वर्तमान में मंत्री कौन बनाए गए? तो ध्यान रखिएगा, चिराग पासवान को बनाया गया। चिराग पासवान खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई इनको। इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन, भैया इसका आयोजन कहां पे करा गया? कर लीजिएगा, न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन करा गया, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में कहा? तो ध्यान रखिएगा, भारत मंडपम में, नई दिल्ली भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन करा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, समझिए। देखिए प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा 2+2 वार्ता। 2+2 एक प्रकार की वार्ता होती है, ठीक है ना। या फिर आपसे पूछेगा रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग एक प्रकार की बैठक होती है। या फिर आपसे प्रश्न करेगा विश्व पुस्तक मेला, या फिर आपसे विश्व पुस्तक मेला पूछेगा, विश्व पुस्तक मेला, ठीक है ना। यही से एक प्रश्न और करेगा आपसे, बिमस्टेक का सम्मेलन, बिमस्टेक का सम्मेलन, ठीक है। ध्यान रखना, इन सभी का आयोजन कहां पे करा गया? तो कर लीजिएगा, इन सभी का आयोजन करा गया न्यू दिल्ली के अंदर। एक साथ सबको नोट कर लीजिएगा। और इसी में एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत टेक्स का आयोजन भी करा गया कहां पर? नई दिल्ली के अंदर करा गया। हाँ, भारत टेक्स लिखा है, भारत टेक्स का आयोजन, बिमस्टेक का आयोजन, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन, रायसीना डायलॉग का आयोजन और 2+2 वार्ता, ये सारा कुछ कहां पे करा गया? कर लीजिएगा, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूछेगा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां पे करा गया? नई दिल्ली भारत मंडपम के अंदर। किस मंत्रालय ने इसको आयोजित करा? तो कर लीजिएगा, खाद्य और प्रसंस्करण। और मंत्री कौन हो जाएंगे? तो भैया कर लीजिएगा, चिराग पासवान हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, इसको जारी कौन करेगा? यूएनडीपी द्वारा इसको जारी करा गया है। भैया ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र, लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका नाम हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और भैया आपसे अगर प्रश्न कर दिया यहां से, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब होती है? स्थापना, तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 1965 के अंदर होती है, स्थापना 1965 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ दिया तो कर लीजिएगा कहां पर? नैरोबी के अंदर हो जाएगा। कहां पर? केन्या की कैपिटल नैरोबी के अंदर इसका हो जाएगा हेडक्वार्टर। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो कर लीजिएगा, कितना? 134वां रहा है। कितना रहा है? 134वां। और मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने हो जाएंगे? 3 आधार। 3 आधार को देखते हुए मानव विकास सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें एक पहला आधार हो जाएगा, सबसे पहला आधार हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। क्या बोलेंगे? जीवन प्रत्याशा कहते हैं, जीवन प्रत्याशा। दूसरा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा क्या हो जाएगा? कर लीजिएगा, शिक्षा।
ये 3 टाइप की चीजों को देखते हुए HDI इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और बाकी चीजें अपना देख लीजिएगा। पूछेगा भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो 134वां हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। HDI को जारी करने का अधिकार किसके पास है, तो UNDP के पास है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दे रखा है। अगला, मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित करा है? त्रिपुरा ने। किसने आवंटित करा? त्रिपुरा राज्य ने आवंटित करा। त्रिपुरा स्टेट ने मिजोरम के लिए भूमि आवंटित करा। इस बात को ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, त्रिपुरा। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर यूएन, अच्छा एक सेकंड जरा एक बार पीछे आइएगा आप लोग। तो UNDP है ना, इसको लिख लीजिएगा न्यूयॉर्क। ठीक है ना, UNEP पूछेगा तो केन्या नैरोबी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। आगे अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगले क्वेश्चन पे, मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित करी है, कर लीजिएगा, त्रिपुरा स्टेट ने भूमि आवंटित करी। त्रिपुरा, ध्यान रखना, त्रिपुरा राज्य ने भूमि को आवंटित करा। ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी ये किसने प्रदान किया, तो कर लीजिएगा अमित शाह द्वारा। अमित शाह जी द्वारा, अमित शाह द्वारा इनको मंजूरी प्रदान की गई, ध्यान रखिएगा। और शरणार्थियों की प्रति माह कितनी राशि आवंटित की जाएगी, तो भैया कर लीजिएगा कितना, 5,000 रुपए पर माह उन शरणार्थियों को दिया जाएगा कि आप रहिए और अपना जीवन यापन करिए। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। समझिएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा से समझिएगा त्रिपुरा। अगर त्रिपुरा से प्रश्न करा, त्रिपुरा से समझिएगा। त्रिपुरा से एक पहला फैक्ट हो जाएगा, 3 ओर से भारत से घिरा, 3 ओर से, सॉरी बांग्लादेश से, 3 ओर से भारत का वह राज्य जो किससे घिरा है, बांग्लादेश से। कौन हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा की भाषा पूछेगा, भाषा कौन सी हो जाएगी, तो कोक बरोक। कौन सी भाषा है, कोक बरोक भाषा कहाँ की हो जाएगी, त्रिपुरा। और इसी त्रिपुरा की एक भाषा और हो जाएगी, कौन सी, बांग्ला। कौन सी भाषा है, बांग्ला भाषा। इस बात को ध्यान रखिएगा। खर्ची पूजा के बारे में पूछेगा आपसे, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा एक प्रकार का फेस्टिवल है और सेलिब्रेट कहाँ पे करते हैं, कर लीजिएगा त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, अमित शाह से प्रश्न करेगा भैया, अमित शाह किस मंत्रालय के मंत्री हैं, तो कर लीजिएगा सहकारिता। कौन सा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय के साथ और कौन सा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, सहकारिता और गृह मंत्रालय ये दोनों किसके अंडर में छोड़ा गया है, तो अमित शाह जी के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इतनी बात को। तो आगे बढ़ते हैं। स्पीड किसको ज्यादा लग रही है इसमें बैठा हुआ विद्यार्थी, इसमें बैठा हुआ कोई भी इस तरह की चीजें महसूस कर रहा है तो बताइए। बाकी लोग से तो मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, मैनेज करिएगा भैया। नहीं करेंगे तो ना 75 क्वेश्चन है ना, और समय का एक बॉन्ड होता है, समझ रहे हैं। अगला देखिए प्रश्न दिया है। अगला, ज्यादा देखिए जानेंगे तो स्पीड तेज रहेगी, कम जानेंगे तो स्पीड स्लो रहेगी, सिंगल फंडा है ये। ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न दिया, 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा, कर लीजिएगा इंदौर। सबसे स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर रहा है, कौन सा शहर हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। ध्यान रखना इंदौर। और इंदौर लगातार कितनी बार, ध्यान रखना लगातार कितनी बार, तो कर लीजिए लगातार 7वीं बार, लगातार 7वीं बार स्वच्छता की श्रेणी में टॉप पर। नोट कर लीजिएगा कौन रहा, अरे परेशान मत हुई, लगातार 7वें, सुनिए मेरी बात को, कौन शहर रहा, तो कर लीजिएगा कौन हो जाएगा, इंदौर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी हो जाएगी, तो कर लीजिएगा इंदौर। और वायु गुणवत्ता में टॉप पे कौन रहा, तो कर लीजिएगा सूरत रहा। अब ठीक है, नोट करिएगा, वायु गुणवत्ता में टॉप शहर कौन सा हो जाएगा, तो सूरत। और सबसे स्वच्छ शहर गंगा, सबसे स्वच्छ गंगा शहर टाउन कौन सा, देखो भैया यहाँ पर एक तो वाराणसी होगा, और वाराणसी के साथ कौन हो जाएगा, प्रयागराज होगा। लिख लीजिएगा वाराणसी, और कौन हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया है आपका। अगला प्रश्न दे रखा है। अगला, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको जारी करने की जिम्मेदारी किसके पास है, नीति आयोग जारी करता है, नीति आयोग। ध्यान रखना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करेगा नीति आयोग। और भैया नीति आयोग की बात करेगा, नीति आयोग की पूर्ववर्ती संस्थान कौन सी है, तो ध्यान रखना पूर्ववर्ती संस्थान कौन सी हो जाएगी, योजना आयोग हो जाएगी, योजना आयोग। इस योजना आयोग को कब बनाया गया था, सन 1950 के अंदर। और इसका पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ध्यान रखना। और कहा गया कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, लेकिन योजना आयोग को चेंज कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया कब, सन 2014 के अंदर। और इसी के स्थान पर एक नया आयोग लाया गया, कौन सा, नीति आयोग लाया गया। कब लाया गया, 1 जनवरी सन 2015 को एक नए आयोग की स्थापना करेगी, नाम क्या हो जाएगा, नीति आयोग नाम हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। नीति आयोग जनवरी सन 2015 को इंप्लीमेंट करा गया, एक नए तौर पे योजना आयोग का प्रतिस्थापित स्थान हो जाएगा नीति आयोग। और रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं भैया ध्यान रखना, कितने राज्यों क्या दिया है, किन 3 राज्यों भैया ध्यान रखना, इसमें सबसे पहला राज्य यूपी, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, एमपी के बाद चौथे नंबर पे कौन सा, राजस्थान होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इतने ऐसे स्टेट हैं जो गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास किए हैं या फिर निकले हैं। ठीक है, इतनी चीजों को ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, आगे अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला देख लिए सब लोग, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न दिया है आपका, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई भैया ध्यान रखना, हमारा संविधान, हमारा संविधान और क्या होगा भाई, ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नामक एक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, और इस कार्यक्रम को कौन से मंत्रालय ने चलाया, अगर यहां से आपसे मंत्रालय पूछ दे, मंत्रालय तो कर लीजिएगा संस्कृति मंत्रालय। कौन सा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस प्रोग्राम को चलाया गया, इस बात को ध्यान रखना। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र एक प्रकार की रचना है, और इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा, कलराज मिश्रा। किसने लिखा है, कलराज मिश्र हो जाएंगे, कलराज मिश्र ने इस किताब को लिखा है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कलराज मिश्रा के द्वारा ये किताब लिखी गई। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत करेगी, तो कर लीजिएगा भैया ध्यान रखना, संविधान के इंप्लीमेंट होने के 75 वर्ष यानी 26 नवंबर सन 1900 कब 49 को ये कार्यक्रम सेलिब्रेट करा गया, इस बात को ध्यान रखना। इसी दिन भारत का संविधान क्या हुआ था, भारत का संविधान क्या करा गया, लागू करा गया, इस बात को ध्यान रखना। सॉरी, अंगीकृत करा गया, क्या करा गया, स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। और भैया एक बात यहां से और प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न एक और करेगा कि भारतीय संविधान को स्वीकार या अंगीकार ये किसके द्वारा करा गया, तो कर लीजिएगा संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार या अंगीकार किया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, लिख लीजिएगा और यहां से बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका कि पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी ये किस शहर में लगाई जाएगी, बंगलुरु के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये घड़ी कहां पर लगाई जाएगी, कर लीजिएगा बंगलुरु। और बंगलुरु कहां पड़ेगा भैया, कर्नाटक के अंदर पड़ता है, बंगलुरु पड़ेगा कर्नाटक के अंदर। और यहाँ बंगलुरु से एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत का सिलिकॉन शहर अगर आपसे पूछेगा, भारत का सिलिकॉन शहर कौन सा हो जाएगा, बंगलुरु। भारत का पूछेगा आपसे साइबर शहर, भारत का साइबर शहर कौन सा हो जाएगा, तो ये भी कौन होगा, बंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, इन दो बातों को ध्यान रखिएगा, भारत की सिलिकॉन सिटी और भारत की साइबर सिटी। सर बुक का नाम नहीं बताया, अरे बुक का नाम नहीं बताया, समझिएगा, देखिए ना, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र ये एक किताब का नाम ही है, और इस किताब को लिखने वाले कौन है, कलराज मिश्र है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न दिया है आपका, अगला ये कर लीजिएगा, डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहां पर, बंगलुरु। सिलिकॉन शहर, साइबर शहर के नाम से कौन फेमस है, कर लीजिएगा बंगलुरु। और पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहां पे करा गया, छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पे किया गया, छत्तीसगढ़ के अंदर पहली बार, सबसे पहली बार ई लोक अदालत की शुरुआत करी गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पहली बार ई लोक अदालत की शुरुआत कहां पे कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर करी गई। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया है, भारत का पहला अनाज एटीएम ये कहां पर लगाया गया, कर लेना उड़ीसा के अंदर। कहां पर लगा, तो कर लेना उड़ीसा के अंदर। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत होती है मार्च में। कब होती है, मार्च में शुरुआत होती है, सन 2020 के अंदर, इस बात को ध्यान रखना, सन 2020 मार्च के अंदर इसकी शुरुआत होती है। दरअसल ये योजना चर्चा में इसलिए थी, योजना इसलिए थी कि बजट, ध्यान रखिएगा, बजट सन 2024 और 25, बजट सन 2024 और 25 में सर्वाधिक, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वित्त पोषित योजना अगर पूछेगा आपसे योजना, तो योजना कौन सी हो जाएगी, गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाएगी। कितना पैसा इसके लिए पास करा गया था, कितनी राशि, तो कर लीजिएगा 2.05 लाख करोड़ रुपया इसके लिए पास करा गया था, इतना ज्यादा पैसा। ठीक है,
ध्यान रखना 2.05 लाख करोड़ रुपए पास किया गया, किसके लिए? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए। ध्यान रखना, और इसकी चर्चा बजट में करी गई थी, और बजट के दौरान सबसे अधिक वित्त पोषित बड़ी योजना कौन सी हो जाएगी? तो कर लीजिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका? भारत का पहला अनाज एटीएम कहां बताएंगे? उड़ीसा के अंदर। अगला देखिए, प्रश्न दिया है अगला कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम कन्वर्ट करके विजयपुरम रखा गया। अगला कानी परियोजना के बारे में पूछा है। सुनो भैया, देखो CANI कानी परियोजना दिया है। इस परियोजना की शुरुआत करी गई, शुरुआत कर लीजिएगा सन 2020 के अंदर। कब करी गई? अगस्त सन 2020 के अंदर योजना शुरू करी गई। और इस परियोजना में किसको जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा चेन्नई को जोड़ा गया। चेन्नई को जोड़ा गया किससे? तो कर लीजिएगा अंडमान निकोबार शहर से जोड़ा गया चेन्नई को इस योजना के तहत। इस बात को ध्यान रखना। और क्या करा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा फाइबर केबल बिछाया जाएगा। फाइबर केबल, इंटरनेट के लिए फाइबर केबल बिछाया जाना है। ध्यान रखिएगा बिछाया जाना है, और इसीलिए इस योजना को इंप्लीमेंट कर कंपनी लगा रही है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ रखा था। एग्जाम दिया था बीपीएससी, ये क्वेश्चन देखा था आप लोगों ने? ठीक है, ध्यान रखिएगा कानी परियोजना के बारे में प्रश्न करेगा तो अपना कर लीजिएगा। राजद्वीप, हैवलाक द्वीप, भैया ध्यान रखिएगा, समझिए। देखिए 3-4 द्वीप है। एक तो राजद्वीप का नाम ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र बोस द्वीप किसको कहा गया? रास को। और हैवलाक द्वीप को क्या कहा गया? तो ध्यान रखिएगा स्वराज द्वीप कहा गया, हैवलाक को स्वराज द्वीप। और भैया ध्यान रखना एक द्वीप और था नील द्वीप। क्या नाम था? नील द्वीप। और इस नील द्वीप का नाम क्या रखा गया? तो ध्यान रखिएगा इसको शहीद द्वीप के नाम से जाना गया। इसको कहा गया शहीद द्वीप। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लीजिएगा। हो गया? इतना हो गया? इसमें कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं है ना? कानी परियोजना पूछेगा तो बता लेंगे ना। चेन्नई और किसके बीच? अंडमान। चेन्नई और किसके बीच है? अंडमान। किस कंपनी ने लगाया? BSNL। कौन सी कंपनी? BSNL। और पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा गया? विजयपुरम। ध्यान रखना राजद्वीप का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। हैवलाक का नाम क्या है? स्वराज। और नील का नाम क्या हो जाएगा? शहीद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न दिया है अगला, राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल कहां पे हो जाएगा? लोथल के अंदर। कहां पर? लोथल को कहा गया राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल। ध्यान रखना राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल किसको घोषित किया गया? लोथल को। भैया लोथल से याद रखिएगा लोथल। लोथल की अवस्थिति कहां पे हो जाएगी? लोथल की अगर अवस्थिति पूछा तो कहां पे हो जाएगी? गुजरात के अंदर इसकी लोकेशन हो जाएगी। भैया ध्यान रखना। और लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रकार का पत्तन हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का एक प्रकार का पोर्ट हो जाएगा, पोर्ट या बंदरगाह होगा। और लोथल किस नदी से के तट पे है? कर लीजिएगा भोगवा। कौन सी नदी हो जाएगी? भोगवा। लोथल से ध्यान रखिएगा फारस की मुहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कर लीजिएगा लोथल से। ठीक है ना? भारत कहां लोगों ने किस स्थान से जाना कि सिंधु सभ्यता के लोग फारस से व्यापार करते थे? जगह कौन सी है? लोथल। ध्यान रखना सिंधु सभ्यता के लोग व्यापारी थे, यानी व्यापार के साक्ष्य लोगों ने कहां से प्राप्त किए? तो लोथल से। ध्यान रखना धान की भूसी पूछेगा आपसे। धान की भूसी की जगह से प्राप्त हुई है तो कर लीजिएगा लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। लोथल पड़ता कहां पे? तो कहां बताएंगे? गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, यहां से आगे बढ़ जाएं। अगला प्रश्न दिया है अगला, लिख लिया ना इसको? अगला प्रश्न दिया है आपका अगला, चुनाव आयोग द्वारा सन 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकान के रूप में किसको चुना गया? भैया ध्यान रखिएगा चुनाव आइकान शीतल देवी को। किसको चुना गया? शीतल देवी को चुना गया। साथ ही साथ किसको चुना गया? राकेश कुमार को। शीतल देवी और राकेश कुमार, इन दो लोगों को दिव्यांग आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग द्वारा चुना गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर चुनाव आयोग की बात करेगा, चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी। कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है। ध्यान रखना चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। और इसके पहले नंबर के हेड कौन बनाए गए? तो भैया ध्यान रखना सुकुमार सेन। किसको बनाया गया? सुकुमार सेन को बनाया गया। सुकुमार सेन को याद रखिएगा। प्रश्न करेगा आपसे चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार साहब हो जाएंगे, राजीव कुमार। और राजीव कुमार को चुनाव आयोग के कौन से नंबर का अध्यक्ष बनाया गया? तो कर लीजिएगा कौन सा?
25वें अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव कुमार, इस बात को ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग रिसेंटली किस प्रकार की संस्था है? एक सदस्यीय की बहुसदस्यीय? कैसा निकाय हो जाएगा? बहुसदस्यीय निकाय हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। इसमें एक व्यक्ति अध्यक्ष और 2 व्यक्ति इसमें क्या हो जाएंगे? सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चुनाव आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो भैया ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति तो कर लीजिएगा प्रेसिडेंट साहब करेंगे, प्रेसिडेंट, या फिर कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक उत्तर हो जाएगा हमारा शीतल देवी और राकेश कुमार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे अगला प्रश्न दिया है आपका, समान नागरिक संहिता को पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने अप्लाई किया? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। एक बात समझिएगा, देखिए गुजरात, गोवा का नाम आपने सुना होगा, इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यानी समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, ध्यान रखिएगा, समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। पहली बार किस स्टेट में इसको अप्लाई करा गया? गोवा के अंदर। ऐसा आप लोगों ने सुना है क्या? भैया गोवा का जो पूर्णतः क्षेत्र है ना, ये गोवा के अधीन नहीं है। गोवा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको रिजर्व किया गया है, वहां पर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई नहीं किया गया। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना जिसने अपने कोने कोने में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर दिया। ध्यान रखिएगा, कभी पूछेगा आपसे पूर्णतः अप्लाई करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड होगा। इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं। ध्यान रखना, समान सिविल संहिता ये संविधान में किसके अधीन आते हैं? तो भैया ध्यान रखना, ये डीपीएसपी के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं? डीपीएसपी, यानी राज्य का मन करेगा तो समान सिविल संहिता लागू करेगा और राज्य का नहीं मन किया तो अप्लाई नहीं करेगा। क्या आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं? नहीं। अगर किसी राज्य ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बिहार की सरकार ने बिहार में समान सिविल संहिता लगा दिया तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि डीपीएसपी के लागू प्रावधान पर आप सुप्रीम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। और प्रश्न करेगा इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में करा गया है? तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत करा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? भैया ध्यान रखना, कौन सा राज्य कर रहा है? राजस्थान कर रहा है, अलग से एक भील प्रदेश की डिमांड कर रहा है राजस्थान। और अगर हम भील की बात करेंगे, भील ध्यान रखना, भारत की पूछेगा आपसे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछा तो कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। अगर भील ऑप्शन में ना हो तो भैया ध्यान रखना, सेकंड बड़ी जनजाति के रूप में किसको जाना गया? सेकंड बड़ी ट्राइब कौन सी हो जाएगी? तो कर लीजिएगा गोंड होगी। भारत की सेकंड बड़ी ट्राइब कौन सी है? गोंड हो जाएगी, गोंड। और भारत की सबसे खूंखार जनजाति, अगर प्रश्न करेगा सबसे खूंखार जनजाति के रूप में किसको जाना गया? तो कर लीजिएगा सैंडलिच को जाना गया। किसको जाना गया? सैंडलिच ट्राइब को जाना गया। ये निवास कहाँ पे करती है? अंडमान और निकोबार के अंदर करती है। एक बात यहीं से और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जाम में पूछा था कि रिसेंटली चुनाव सन 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें एक ट्राइब ने पार्टिसिपेट करा, जनजाति ने क्या किया? भाग लिया। उस जनजाति का नाम क्या हो जाएगा? सोमपेन जनजाति। कौन सी ट्राइब थी? सोमपेन ट्राइब। ठीक है ना। लोकसभा चुनाव सन 2024 के अंदर एक जनजाति क्षेत्र ने भाग लिया, एक जनजाति समूह ने भाग लिया, उसका नाम क्या है? सोमपेन। सबसे खूंखार जनजाति कौन सी? सैंडलिच। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाएंगे? गोंड। भील की सर्वाधिक संख्या कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। और गोंड की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर? एमपी। और भील के लिए एक अलग प्रदेश की मांग कौन कर रहा है? तो कर लीजिएगा राजस्थान। एक विद्यार्थी पूछ रहा है, सर खुखार का मतलब? अच्छा, खुखार का मतलब ऐसी जनजाति जो ये भी ना समझ पाएगी कौन राजा का बेटा और कौन गरीब का, इसको हम खुखार कहते हैं। समझ रहे हैं ना इसको? ठीक है। अरे मेवो की हत्या हो गई थी, सुना था ना आप लोगों ने? यही जनजाति ने कर दिया था। गए थे रजिस्टर करने, नहीं पता था कि जनजाति नहीं जानती कि आप राजा के पुत्र हैं। समझ रहे हैं ना? अगला देखिए प्रश्न दिया है, अगला, एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत किस प्राधिकरण द्वारा करी गई? ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई द्वारा इसकी पहल करी गई। इस बात को ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसकी पहल करी गई, एनएचएआई द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में राजमार्ग, अगर भारत में पूछेगा आपसे, भारत में राजमार्ग के संरक्षण की जिम्मेदारी, राजमार्ग के संरक्षण की जिम्मेदारी ये किसको दिया गया? किस एक अथॉरिटी को दिया गया है? तो कर लीजिएगा एनएचएआई को दिया गया है। ठीक है ना। ये एनएचएआई का जो कंसेप्ट था, इसकी जो अवधारणा थी, इस एनएचएआई की अवधारणा,
इस NHI की अवधारणा को लाने वाले कौन थे? ध्यान रखिएगा भैया, डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि एक ऐसा संगठन हो जो राजमार्गों के निर्माण, उनके सुंदरीकरण और इसकी सुरक्षा पर विचार करे। ध्यान रखिएगा, ये कौन थे? कर लीजिएगा डलहौजी। बढ़ेंगे आगे, यहां से आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न दिया है आपका, अगला प्रश्न दिया है आपका। अगला प्रश्न दे रखा है, खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया? भैया खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत वह व्यक्ति जो पूर्णतः शाकाहारी होता है किसी भी कंडीशन में। ध्यान रखना, खाद्य श्रृंखला अगर आप बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? उत्पादक। क्या मिलता है? उत्पादक मिलेगा सबसे पहले, उत्पादक। उसके बाद क्या होते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता में कौन सा? प्राथमिक श्रेणी का होता है। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। इस प्राथमिक श्रेणी के बाद श्रेणी कौन सी है? द्वितीयक श्रेणी होती है। द्वितीयक के बाद कौन सी होती है? तृतीयक श्रेणी होती है। तृतीयक श्रेणी, और तृतीयक श्रेणी के बाद कौन आते हैं? अपघटक आते हैं। कौन आते हैं? अपघटक आते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये कुछ इस तरह की जो श्रृंखला बनती है उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलेंगे? खाद्य श्रृंखला कहते हैं इसे हम, खाद्य श्रृंखला का नाम देते हैं। अच्छा, खाद्य श्रृंखला तो देख लिया आपने, एक होता है खाद्य जाल, समझ रहे हैं ना? एक क्या होगा? खाद्य जाल होगा। उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल ये देखिए, समझिए। यहाँ पे देखो भैया, उत्पादक में पेड़ और पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ और पौधे जो होते हैं इनको हम कहते हैं उत्पादक, ठीक है ना? अगर हम पेड़ पौधों को किससे खिलवा दें? टिड्डा से। टिड्डा खा लेगा ना भैया? पेड़ पौधों को किसने खाया? टिड्डा खा लिया। और इस टिड्डा को कौन खा लिया? मेंढक। कौन खा लिया? मेंढक खा लिया। मेंढक को किसने खा लिया? सांप ने खा लिया। और सांप जब मरा तो उसको किसने खा लिया? बाज ने खा लिया। ध्यान रखिएगा, कौन खा गया? बाज खा गया। यानी हम कह सकते हैं कि उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे। प्राथमिक श्रेणी में कौन होगा? टिड्डा। द्वितीयक में कौन होगा? मेंढक। तृतीयक में कौन होगा? सांप। और अपघटक में कौन आएगा? बाज आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, स्कैवेंजर या अपघटक कहा गया बाज को। भैया ध्यान रखना, टिड्डा क्या मांसाहारी हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्योंकि टिड्डा को खाने के लिए केवल और केवल क्या है? पेड़ पौधे। भैया जो व्यक्ति पेड़ पौधे को खाता है वो हमेशा क्या होता है? शाकाहारी होता है। खाद्य श्रृंखला का कौन सा स्तर शाकाहारी को डिनोट करेगा? तो भैया ध्यान रखना, प्राथमिक श्रेणी का। प्राथमिक श्रेणी का जो व्यक्ति होता है ये अपने आप में क्या होता है? शाकाहारी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको समझ गए? अच्छा देखिए, इसी श्रृंखला के नीचे अगर हम एक श्रृंखला और बना दें, केवल समझिएगा, केवल आप समझिएगा। एक विद्यार्थी कराए, सर अपघटक में खाली बैक्टीरिया। खाली बैक्टीरिया को आप नहीं रख सकते, ठीक है ना? कभी कभी कुत्ता भी क्या करता है? मरे हुए जीवों को खा लेता है। तो कुत्ता भी एक प्रकार का क्या है? अपघटक की श्रेणी में आएगा। इस बात को ध्यान रखना। जो व्यक्ति या जो भी प्राणी या जो भी जीव जंतु, ठीक है ना, वो मरे हुए या पृथ्वी पर पड़े हुई खराब या अपशिष्ट चीजों को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? समझिएगा, समझिए। देखिए शाकाहारी के बारे में समझिएगा। देखिए शाकाहारी देखिए कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक। और द्वितीयक मेढक को हम शाकाहारी और मांसाहारी दोनों बोल सकते हैं ना? मेढक शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी। मेढक जब बीमार पड़ता है तो घास खाता है, जब ठीक रहता है तो क्या खाएगा? टिड्डा खा जाएगा। टिड्डा मीन्स टिड्डा टाइप के अगर कोई कीट होंगे तो उनको खा जाएगा। लेकिन सांप हमेशा क्या होता है? मांसाहारी, ठीक है ना? हमेशा क्या होता है? लगभग मांस ही खाता है। और बांस तो इसके व्यंजन होते ही हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, समझिए। कभी मान लीजिए हमने कहा पेड़ पौधा, हमने क्या बोला? पेड़ पौधा कहा हमने, ठीक है? इस पेड़ पौधे को कौन खा लिया? खरगोश। खरगोश खा सकता है क्या? इस पेड़ पौधा को कौन खा लिया? खरगोश खा लिया। भैया खरगोश को कौन खा गया? कुत्ता खा गया। शेर नहीं खा सकता है क्या? खरगोश को कौन खा गया? शेर। शेर के लिए छोटी बात है, लेकिन मान लीजिए खा गया, ठीक है ना? और जब शेर मरा तो उसको बैक्टीरिया ने खा लिया। ध्यान रखिएगा, उसको खा लिया किसने? बैक्टीरिया ने खा लिया, ठीक है? समझिएगा, एक श्रृंखला मैंने ये बना दी। अच्छा ये बताइए, क्या खरगोश को क्या शेर क्या इसमें तो कुछ बनने लायक दिख ही नहीं रहा है उस तरह का, ठीक है? समझिए, देखिए इसमें कुछ इस तरह का बन गया। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि इस श्रेणी का प्राणी यहां पर आके अपने भोजन को निपटा सकता है या कर सकता है। समझ रहे हैं ना? जैसे बैक्टीरिया को उठा लीजिए, क्या सांप मरेगा तो बैक्टीरिया उसको नहीं खा लेगा? काहे नहीं खा लेगा? यानी कि जब प्रत्येक श्रेणी के जीव अपने आप में खाद्य श्रृंखला का जब निर्माण कर ले तो इस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? जाल। क्या बोलते हैं? जाल। यानी एक प्रकार का क्या बोलेंगे? ट्रैप बोलेंगे। जैसे इसने इसको खा लिया, इसने इसको, अगर ऐसे बनाएंगे तो एक प्रकार का क्या बनेगा? ट्रैप। उसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। और यहां से बढ़ेंगे आगे। एक विद्यार्थी बोल रहा है, सर नाग देवता तो दूध पीते हैं। अरे मांसाहारी भी तो होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़िएगा। आगे अगला प्रश्न दिया है कि पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में करा गया?
भैया ध्यान रखना, राज्य वित्त आयोग की बात आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 के किस क्लाज में करा गया? आई में करा गया। अनुच्छेद 243 के आई नंबर क्लाज में पंचायत के लिए वित्तीय पोषण आयोग की बात की गई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की बात पूछेगा तो कर लीजिएगा। अगर यहीं से पूछ दिया आपसे केंद्रीय वित्त आयोग, अगर केंद्रीय वित्त आयोग की बात करेगा, केंद्रीय वित्त आयोग की बात करेगा, तो भैया इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो कर लीजिएगा 280 में है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब समझो जरा, समझो जरा। देखो हमने आई कहां से पकड़ा, समझिएगा। किसकी बात कर रहा है? पंचायत की बात कर रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, पंचायत के प्रावधान पूछेगा आपसे। पंचायत, पंचायत के अगर पूछेगा पंचायत के प्रावधान, पंचायत के प्रावधान ये कहां पर लिखे गए हैं? तो कर लीजिएगा, पंचायत के प्रावधान को भाग नंबर किस में रखा गया है? 9 में रखा गया। और ये कहां से कहां तक? आर्टिकल 243 के ए से लेकर कहां तक फैला है? 243 के कहां तक? ओ तक फैला हुआ है। पंचायत का जो प्रावधान है, पंचायत के गठन की बात अनुच्छेद किसमें करा गया है? 40 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 40 में किया गया। पंचायत के गठन की बात किया गया अनुच्छेद 40 में, ध्यान रखिएगा। और पंचायत के प्रावधान की बात कहां पे करा गया? 243 के ए से लेकर कहां तक किया गया है? ओ तक किया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझिए, समझिए और सुनिएगा। देखिए, पंचायत का अगर कभी भी अनुच्छेद आपसे पूछे, जैसे आपसे पूछ दिया आर्टिकल 243 का ए, पूछ सकता है एग्जाम में, क्या होना चाहिए 243 के ए में? पता है किसी को? समझो, देखो याद कैसे करते हैं। अगला आर्टिकल आपसे पूछ सकता है 243 का बी, अगला पूछ सकता है आपका आर्टिकल, आर्टिकल 243 का क्या पूछ सकता है? सी। अगला अनुच्छेद आपका 243 का क्या पूछ सकता है? डी। और अगला आर्टिकल आपसे 243 का क्या पूछ सकता है? डी के बाद क्या है भैया? ई है। और अगला अनुच्छेद पूछेगा आपसे आर्टिकल 243 का क्या पूछेगा? एफ। अगला आर्टिकल 243 का क्या हो जाएगा? जी होगा। अगला अनुच्छेद 243 का क्या होगा? एच होगा। अगला आर्टिकल 243 का क्या हो जाएगा? आई। अगला हो जाएगा आपका 243 का क्या होगा? जे। फिर अगला आर्टिकल 243 का क्या हो जाएगा? के होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 243 का क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, के के बाद क्या है? एल है। अगला अनुच्छेद 243 का क्या हो जाएगा? एम होगा। और अगला आर्टिकल 243 का क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, फिर एक लास्ट आर्टिकल 243 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये सब आर्टिकल मुझे लगता है कि रियरली 5% 2% स्टूडेंट को याद होता है। देखो, इसको याद करने का एक तरीका, एक फंडा है, समझो। देखो, ए फॉर क्या होता है? असेंबली। क्या होती है? असेंबली। असेंबली माने क्या है? सभा। क्या होता है? सभा। अगर प्रश्न कर दे ग्राम सभा की बात किसमें करी गई है? आर्टिकल 243 के किसमें? ए में करा गया। देखो, बिल्ड माने क्या होता है? बनाना। क्या होता है? बनाना। बनाना को हम गठन कह सकते हैं। ठीक है, यानी पंचायत के गठन की बात किसमें करा गया? तो कर लीजिएगा आर्टिकल 243 के डी में। सी फॉर क्या है? संरचना। क्या हो जाएगी? संरचना। यानी पंचायत की संरचना कहां पे दिया गया? 243 के सी में। और 243 के डी, डी फॉर दबे कुचले, ऐसा बोल सकते हो भैया। जो व्यक्ति दबा कुचला उसको क्या मिलना चाहिए? आरक्षण। क्या मिलेगा? आरक्षण। यानी पंचायत के आरक्षण की बात की गई। आरक्षण की बात किसमें? 243 के डी में। और ई फॉर क्या होती है? अवधि। क्या होती है? अवधि। ई फॉर क्या हो जाएगा? अवधि। पंचायत की अवधि की बात किसमें करा गया? 243 के ई में करा गया। एफ फॉर क्या होता है? फेल। ऐसा व्यक्ति जो फेल हो जाए वो निर्हत हो जाता है। क्या होता है? निर्हत। यानी पंचायत की निर्हता, पंचायत के सदस्यों की जो निर्हता है, निर्हता, ये किसमें दिया गया? 243 के एफ में। और जी फॉर जीनियस, अगर कोई व्यक्ति जीनियस है तो उसके पास क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। यानी पंचायत की शक्ति किसमें दी गई है? शक्ति। तो कर लीजिएगा 243 के जी में। और एच फॉर हाई, सबसे ज्यादा क्या लगता है भारत में? टैक्स लगता है। क्या लगता है? टैक्स। यानी पंचायत पर कर अधिरोपण, पंचायत पर कर अधिरोपण की बात किसमें करा गया? तो कर लीजिएगा 243 के एच में। और आई फॉर क्या है? इनकम। क्या है? इनकम। इनकम माने क्या होता है? पैसा। तो भैया आय की बात किसमें करा जाएगा? आई में करा जाएगा। देखो, यहीं से हमने पकड़ा यहां से कि भैया वित्त में किसकी बात होती है? आय की बात होती है। यानी 243 का आई किससे रिलेट करेगा? राज्य वित्त आयोग से रिलेट करेगा। आगे देखिए, जे फॉर क्या है? जांच। क्या हो जाएगा? जांच। यानी पंचायत के अभिलेख की जांच किसमें दी गई है? 243 के जे में। और के में ईएल जोड़ लो, केल। ईएल फॉर क्या होता है? इलेक्शन। यानी पंचायत के चुनाव की बात किसमें करा गया? 243 के के में। और यल से क्या होता है? लागू होना। क्या होगा? लागू होना। पंचायत का लागू होना किसमें? यल में। यम फॉर क्या होता है? मना होना। पंचायत का मना होना, यानी पंचायत नहीं लागू होगी, इस तरह की बात 243 के एम में। और यन से क्या है? निरंतर बने रहना। क्या हो जाएगा? निरंतर बने रहना। पंचायत का निरंतर बने रहना किसमें कहा गया? यन में। और ओ फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्शन। पंचायत पर विवाद की बात किसमें करा गया? 243 के ओ में करा गया। कर लोगे अब? देखो कितना आसान है ये। ठीक है, बस शब्दों की कोडिंग, फोटो ले लीजिए तेजी से।
जिस भी क्लासरूम में आप लोग बैठे हो, फोन लिखने का तो समय है नहीं। अरे थोड़ा, अरे करिए ना इसको। अरे ठीक है, कितने बहाने होते हैं भाई। हो गया, हो गया जी। एक बार फिर से, इतना समय तो है नहीं, सुनिएगा एक बार। देखिए, ए फॉर असेंबली माने क्या होती है? सभा, यानी ग्राम सभा की बात 243 के ए में। ग्राम पंचायत के गठन की बात किसमें? बी में। ग्राम पंचायत की संरचना किसमें? सी में। किसमें? ई में। ग्राम पंचायत के सदस्य की निरता किसमें? एफ में। ग्राम पंचायत की शक्ति की, पंचायत के अभिलेख की जांच किसमें? पंचायत के लिए चुनाव किसमें? निरंतर बने रहने की बात किसमें? पंचायत पर विवाद किसमें? कर लेंगे। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए ना। अगला देखो प्रश्न दिया है, संपत्ति के फंडामेंटल राइट को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? भैया एक बात समझिए। हाँ ठीक है, सुनिएगा, सुनिए। संपत्ति का जो फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार। ये पहले की कंडीशन इसकी क्या थी? पहले ये क्या था? एक प्रकार का मौलिक अधिकार था। पहले ये क्या था? एक प्रकार का मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था। ध्यान रखिएगा, किस भाग में इसको जगह दिया गया था? भाग कौन सा हो जाए? किस भाग में भैया? भाग 3 में जगह दी गई थी। किस आर्टिकल में? तो 31 के क में इसको जगह दी गई थी। ध्यान रखना, इतना इसका जगह जो था निर्धारित था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? एक संशोधन कर दिया। कौन सा? 44वां संशोधन किया। 44वां संशोधन कर दिया गया। कब? 1978 में कर दिया। ध्यान रखिएगा, और इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर अब क्या कर दिया? तो ध्यान रखिएगा, कानूनी अधिकार। कैसा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। इसको भाग 3 से उठाकर कहां पे ला दिया? भाग नंबर किसमें? 12 में। अनुच्छेद 31 के क से उठा के कहां पे? आर्टिकल 300 के क में ला दिया। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। एक बात लगे हाथ और समझिए। सुनो, संविधान में एक आर्टिकल 19 का एफ सुना होगा, सुना है कि नहीं? 19 का एफ का मतलब होता है खरीदी हुई संपत्ति। कैसी संपत्ति? खरीदी हुई संपत्ति या भूमि। और 31 का क सुना ही है आप लोगों ने। इसमें क्या होता है? पैतृक संपत्ति। कैसी संपत्ति? पैतृक संपत्ति। भैया समझिएगा, इन दोनों को हटाया गया। इन दोनों को क्या करा गया है? हटाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, इन दोनों को हटाया गया, और हटा के इन दोनों को कहां रख दिया गया है? 300 के क में सम्मिलित रूप से रख दिया गया है। यानी आपने चाहे जमीन खरीदा हो, चाहे आपके पापा से विरासत में मिली हो, इस तरह की जमीन सरकार की जमीन होगी। सरकार जब भी चाहेगी इसका अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, अगला, कि जल का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर घटता है, उसके बाद आयतन पर क्या भैया बढ़ेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। और ये खाली जल के लिए है, अदर विलियन पे आएंगे तो सेम उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को भैया। अगर वाटर से प्रश्न करा, अगर जल से प्रश्न करा तो ध्यान रखिएगा, जल से प्रश्न करा, इसी जल के लिए एक योजना चलाई गई थी। योजना का नाम था जल जीवन मिशन। कौन सी योजना? जल जीवन मिशन। सेकेंड वर्जन जो चलाया गया, ये सन 2000 कब चलाया गया? 19 के अंदर चलाया गया। और इसी वाटर के लिए एक परियोजना आई थी, छाता परियोजना। कौन सी? छाता परियोजना। और ये किस राज्य द्वारा चलाई गई? तो कर लीजिएगा, उड़ीसा की सरकार द्वारा छाता परियोजना को चलाया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िएगा आगे। देखिए समय का अभाव है ना, नहीं तो बोर्ड जब तक भर ना जाए ना, मेरी खुद ही इच्छा नहीं भरती है। सर आर्टिकल कैसे याद होगा? डेली पढ़ना होगा मेरे साथ। ठीक है, समझ रहे हो ना? अभी थोड़ा सा समय आने दीजिए। आर्टिकल पर डे 50 तो लास्ट टाइम आपको पढ़ा के जाएंगे। बस मेरे स्पीड को पकड़िए अभी ना, धीरे धीरे। ठीक है ना? आर्टिकल, संविधान का पूरा आर्टिकल। देखिए, हम बार बार कहते हैं नहीं मुझे समय मिल पाता है। एक दिन किसी 20 मिनट, एक दिन मुझे अगर फ्री मिला तो 19 मिनट का देखो मेरा रिकॉर्ड है, हम उसको 18 करना चाहते हैं। संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक 19 मिनट के अंदर पढ़ा के जाएंगे यहाँ से। ठीक है ना? हाँ, तेज ही होता है। आगे देखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि प्रदान की गई, और ये किस संधि के बाद? तो ध्यान रखिएगा, सुगौली की संधि के बाद। सुगौली की संधि के बाद भैया ध्यान रखना, सुगौली की संधि ये कब होती है? 1815 और 16। भैया जो डेटा है अपना देख लेना। सुगौली की संधि में क्या कहा गया? ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया एक नदी डिसाइड की गई। नदी का नाम क्या था? काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। इसमें कहा गया काली नदी के किधर का हिस्सा? पश्चिम है ना? काली नदी के किधर का हिस्सा?
पश्चिमी भाग, काली नदी का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग, इस पश्चिमी भाग में एक तो हो जाएगा आपका लिम्पीधुरा नामक जगह है, लिम्पीधुरा एक जगह है, लिम्पीधुरा, और एक दर्रा हो जाएगा, दर्रा जिसका नाम क्या है, लिपुलेख है। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक जगह इसमें और है काला पानी, कौन सी जगह है, काला पानी। इसमें यह कहा गया कि काला पानी, लिम्पीधुरा और लिपुलेख, ये हिस्सा किसका था, नेपाल का। किसका हिस्सा था, नेपाल का। लेकिन सुगौली की संधि के तहत सन 1815 के अंदर ये किसको सौंप दिया, अंग्रेजों ने भारत सरकार को सौंप दिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, भूलेगा